Good morning. Good morning, everyone. Let me just confirm, is my screen visible to you all? हेलो हेलो ओके सब क्लियर है ना? जस्ट वेट अ मिनट। चलो अब ठीक है। तो भाई कैसे हो सभी लोग? एक बार मुझे जल्दी से कंफर्म कर दो। हाउ वाज योर संडे? संडे को मॉक टेस्ट लगाया था या नहीं लगाया था? ये बताओ सबसे पहले तो। थोड़ा सा ठीक हूँ, क्यों क्या हो गया था? तबीयत ठीक नहीं थी? भाई प्लीज ध्यान रखो अपनी हेल्थ का। मैम बीमार है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी बीमार हो जाओगे। आई नो वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, उस वजह से बीमार हो रहे हैं, बट आई जस्ट से जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। वीकनेस और फीवर है बस। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, फ्रूट्स को अपना फ्रेंड बना लो कुछ दिनों के लिए। उन्हीं को कंज्यूम करो, आपको एनर्जी भरपूर मिलेगी और आप बहुत जल्दी रिकवर करोगे। क्योंकि इस टाइम में क्या होता है ना कि फीवर में हमारी जो बॉडीज के एक तरीके से फंक्शनिंग है ना, वो वीक हो जाती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए हमें फ्रूट्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म जो होता है वो प्रॉपर तरीके से आपके फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो बस कुछ दिनों के लिए अपने फ्रूट्स को फ्रेंड बना लो, और जिस किसी को फ्रूट्स नहीं भी पसंद है ना, तो बस कुछ दिन दोस्ती कर लो यार उनसे, जल्दी ठीक हो जाओगे। ओ, डबल प्रॉब्लम। चलो वो तो एक दो दिन की ही मेहमान है, वो तो ठीक हो जाएगी। बट उसमें इतना नहीं, बट हाँ पेन होता है। लेकिन फीवर में आप थोड़ा ध्यान रखो, ये ज्यादा सीवियर ना हो जाए, क्योंकि हेल्थ पूरी डाउन हो जाती है, बिल्कुल भी मन भी नहीं करता है पढ़ने का। क्योंकि जब आपका मन चंगा, शरीर चंगा, तो सब चंगा ही चंगा। राइट। तो देखो आज की हमारी क्लास जो रहने वाली है वो रहने वाली टेक्सटाइल फिनिशेस के ऊपर। हमने जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ लिया था कि डाइंग किस तरीके से करते हैं, प्रिंटिंग किस तरीके से करते हैं। ये भी एक तरीके से आपकी फिनिशेस में ही आ जाता है, क्योंकि हमारे पास में फैब्रिक बन के तैयार हो गया, हम उसको एक तरीके से फाइनल टचअप देते हैं। लेकिन टेक्सटाइल फिनिशेस प्रॉपर तरीके से आपका एक फाइनल टचअप दिया जाता है कि आपका जो फैब्रिक है बनने के बाद में उसके और किस तरीके से हम क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं, उसकी ब्यूटी को किस तरीके से इनहेंस कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर आउट करेंगे। ओके। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग,
कि आपका ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आपका जो वुमेन्स डे वाला ऑफर था वो 2 दिन के लिए और एक्सपेंड कर दिया गया है, मीन्स कि 10 to 11 डेज को आपको भी मिलेगा। तो अगेन मैं वही कहूंगी, जिस किसी को भी नीड है आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो, वो जाके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक पेपर की अमाउंट में आपको दोनों पेपर मिल रहे हैं, यानी कि 2499 में आप दोनों पेपर को परचेज कर सकते हो, विच इज अ वेरी मिनिमम। यार इतने की तो आप ड्रेस लेके खरीद के डाल देते होगे, लेकिन ये अगर आप कोर्स परचेज कर लोगे तो आपकी करियर में थोड़ा इन्वेस्ट करेगा, फिर आप चाहे जितनी भी ड्रेस खरीदनी हो उतनी खरीदना। ठीक है, तो अगर इतना इन्वेस्ट कर सकते हो तो अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर देना, ताकि वो लोग भी अपनी क्लासेस हैं वो रेगुलरली अटेंड कर सकें और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें, राइट। बाकी का आप लोगों को तो पता ही है कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ। डन। तो देखो, टेक्सटाइल फिनिशेस हमारा क्या होता है, एक तरीके से सिंपल कुछ भी नहीं है। हमारे पास में जो कपड़ा था जिसपे आपने डाइंग की, प्रिंटिंग की, उस कपड़े की सतह को आपको और ज्यादा एनहेंस करना और ज्यादा अच्छा लुक देना, वही हमारा टेक्सटाइल फिनिशेस कहलाता है। मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे हम कपड़े की क्वालिटी को इनहेंस करते हैं, उसकी ब्यूटी को इनहेंस करते हैं, उसकी थिकनेस को इनहेंस करते हैं, और साथ ही साथ कपड़े में सिलवट ना पड़े, ये सारी चीजें हम एक इनहेंस करते हैं, ताकि कस्टमर जो हो सके वो उसको परचेज कर सके और ज्यादा से ज्यादा हमारी सेल भी हो। इसीलिए आपकी टेक्सटाइल फिनिशेस की जाती है, जिसमें आपकी अलग अलग प्रकार की परिसज्जाएं क्या फिनिशेस होती हैं। जैसे कि आपका, सपोज करो कि आपका कपड़ा इस तरीके से बना दिया गया कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, कोई हार्ड क्लॉथ है लेकिन उसको सॉफ्टनिंग कर दी गई। कोई क्लॉथ ऐसा है कि जिसपे इजीली सिलवटें पड़ जाती हैं, जैसे कि कॉटन के कपड़े को आप लोगे तो कॉटन का कपड़ा जो होता है उस पर आसानी से सिलवटें आ जाती हैं, तो उस कपड़े पे इस तरीके से हम फिनिशेस देते हैं कि सिलवटें ना आए, है ना, ज्यादा सिलवटें ना है। उसको हम लोग कहते हैं क्रीज रेजिस्टेंट। क्रीज का मतलब होता है आपकी सिलवटें पड़ना। अब आप लोगों ने देखा होगा फायर एक्सटेंशन वाले जो लोग होते हैं, वो अपने जो क्लॉथ वियर करते हैं वो फायर में भी जाएंगे, यानी कि आग में भी जाएंगे तो भी उनके कपड़ों को कुछ भी हार्म नहीं होता है, उनकी बॉडी को कुछ भी हार्म नहीं होता है। अदरवाइज आप नॉर्मल पर्सन को देखोगे, आग के बीच में जाएगा, बस आसपास ही रहेगा, उसके शरीर से एकदम पसीना आना शुरू हो जाएगा, वो कहेगा अरे मेरा तो शरीर ही जल रहा है। लेकिन फायर एक्सटेंशन वाले लोगों के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन वाले जो क्लॉथ होते हैं उनको वियर करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कपड़ा तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है लेकिन उनके कपड़े आग नहीं पकड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे भी हमने फिनिशेस की होती है और वो फिनिशेस हमारी फ्लेम रिटार्डेंट होती है। ठीक है, ये किस तरीके से वर्क करती है, कैसे इनको किया जाता है, क्या होती है, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी कि टेक्सटाइल फिनिशेस होती क्या है, कि आपके कपड़े पे इस तरीके से फिनिशेस करना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पे आपके कपड़े को ब्यूटी वाइज तो इनहेंस किया ही जाता है, साथ ही साथ उसकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ाई जाती है। मतलब कि हर एक कपड़े का अपना अपना एक अलग अलग गुण होता है, उस गुण के आधार पे उसकी ब्यूटी को और ज्यादा इनहेंस किया जाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाया जाता है, जिससे कि लोग उसको इजीली यूज भी कर पाए और वो लोगों के लिए काफी ज्यादा संयोजक भी हो, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिस पर्पस के लिए वो कपड़ा खरीदा गया है वो पर्पस भी फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, इसीलिए आपको ये टेक्सटाइल फिनिशेस है इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखो, टेक्सटाइल फिनिशेस हम कब इस्तेमाल करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास में क्या आया था, फाइबर आया था, तंतु आया था। उस तंतु को हमने स्पिनिंग की सहायता से हमने यार्न बना लिया। यार्न बनाने के बाद में हमने वीविंग, निटिंग और नॉन वुवन फैब्रिक के साथ में हमने क्या किया, फैब्रिक में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि कपड़ा बना लिया। पूरा प्रोसीजर एक बार रिवाइज करा रही हूँ कि किस तरीके से आपका तंतु से लेके कपड़ा बना और कपड़े से लेके किस तरीके से आपने इसमें फिनिशेस की, किस तरीके से डाइंग एंड प्रिंटिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कपड़ा बनके तैयार हो जाता है। कपड़ा बनके तैयार होने के बाद में हम उस पर प्रोसेसिंग करते हैं, फिर चाहे हम उस पर डाइंग करें चाहे प्रिंटिंग करें, जो भी हमारा है उसको डेकोरेट करने के लिए, एंड देन उस पर क्या है, फिनिश कर देते हैं उस फैब्रिक को। फिनिश इन द सेंस होता है कि फाइनल टचअप दे देते हैं। फिर वो फाइनल टचअप या तो उसको क्रीज रेजिस्टेंट बनाना हो या फिर फ्लेम रिटार्डेंट बनाना हो, जिस भी पर्पज से आप बना रहे हो उस पर्पज के लिए आप उसको फाइनल टचअप दे देते हो। ठीक है, जैसे कि कॉटन के कपड़े को हम क्या करते हैं कि उस पर इजीली सिलवटन आए,
तो उसके लिए हम लोग कैलेंडरिंग, स्मूथनिंग, ये सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिनिशेस, अपने जो भी फैब्रिक है हमारे पास में, स्ट्रेट फैब्रिक है, उसको फिनिश देने के बाद में, उसके बाद जाके हम उसका गारमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर रहता है। डन। तभी तो आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे कपड़े ऐसे देखे होंगे जिसको आप मार्केट से परचेज करने के लिए जाते हो, शिफॉन का कपड़ा आप देखो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा उस पर फिनिशेस दी जाती है, तभी तो जाके वो शिफॉन का कपड़ा आपको मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रहता है। आप चाहो तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, और याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डन। ओके, अब देखो ये जो आपकी फिनिशेस की जाती है ना, वहां पे हम बात कर रहे हैं कि फिनिशेस दी जाती है, फिनिशेस दी जाती है। अब ऑब्वियसली बात है कि फिनिशेस दी जाती है, वो किसी ना किसी चीज के द्वारा ही तो दी जाती होगी। तो उसको जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो हमारा कहलाता है स्टिफनिंग एजेंट। स्टिफनिंग एजेंट क्या होते हैं? ये बेसिकली एक तरीके से आपके ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपकी प्रकृति में टेम्परेरी रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कठोर एजेंट, यानी कि आप अपने कपड़े को एकदम कड़क बनाते हो ना। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉटन की अगर आप लोग साड़ी लोगे, तो कॉटन की साड़ी एकदम कड़क रहती है। तो वो कड़क क्यों रहती है? उसके उसको कड़क बनाने के लिए जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जो केमिकल यूज करते हैं, जो भी एजेंट हम लोग यूज करते हैं, उसी को हमारा स्टिफनिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कॉटन की साड़ी एकदम आप न्यू वियर करो, कुछ तो होती है सॉफ्ट, लेकिन आप कुछ कुछ देखोगे एकदम कड़क होती हैं। आप उनकी जैसी प्लेट्स बनाओगे वैसी एकदम प्लेट निकल कर आ जाती हैं। राइट। तो उनमें जो प्रोसेसिंग की जाती है, जो उनमें फिनिशेस दी जाती है, उसके लिए आपका स्टिफनिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और जो स्टिफनिंग एजेंट होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, मतलब कि ये नेचुरल होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये टेम्परेरी ही होंगे। तो आप इनको एक दो बार वॉश करोगे ना, तो फिर ये अगेन अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उनको लूज कर देते हैं। ठीक है, with the stiffening agent fabric is provided with a stiff and thick texture। यानी कि जब हम लोग स्टिफनिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, सख्त एजेंट जिसको आप हिंदी में कहते हो, इनका जब इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है? कपड़े को एक कठोर बना देता है और मोटी बनावट प्रदान करता है। यानी कि आपने देखा होगा कॉटन की साड़ी एकदम कठोर रहती है, एकदम कड़क रहती है वो, है ना, और हल्का सा उसका टेक्सचर है वो थिक हो जाता है। वही आपके स्टिफनिंग एजेंट का काम होता है। राइट। अब यहाँ पे हम लोग स्टिफनिंग एजेंट के रूप में हम लोग किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च के रूप में आप लोगों ने देखा होगा जो आर्मी यूनिफॉर्म होती है, उनकी यूनिफॉर्म भी एकदम कड़क होती है। तो उसके लिए भी आपके स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपका कपड़ा लिया, बना बनाया कपड़ा लिया, यानी कि पैंट ले लिया फॉर एग्जाम्पल। पैंट लेने के बाद में आपके पास में स्टार्च है गरम। ठीक है, आपने जो चावल का आप लोगों ने देखा होगा, जिसको आप लोग माड़ बोलते हो, जो भी है, तो आप कभी चावल पकाओ, उस चावल के पानी में जो स्टार्च निकलता है वो जब कूल डाउन हो जाता है, सूख जाता है, तो किस तरीके से वो एकदम ड्राई और एकदम पापड़ी सी जिस टाइप में बन जाता है। राइट। सेम प्रोसीजर आपका इसमें भी रहता है। हम लोग स्टार्च लेते हैं, स्टार्च लेने के बाद में गरम गरम ही जो होता है वो एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी का होता है। उसके बाद में जो भी हमारा फैब्रिक है, जो भी गारमेंट है, उसको उसमें डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद में उसको हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद में आपका जो भी फैब्रिक था वो एकदम कड़क हो जाता है। ठीक है, तो स्टिफनिंग एजेंट के रूप में हम लोग स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूजुअली आपके कपड़े को कठोर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेक्सीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डेक्सीन को हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम डाई या फिर प्रिंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। रेजिन आपकी ये प्लांट वेस्ट होती है, पौधों से आपको प्राप्त होता है। और नेचुरल गम, जो आपके प्रकृति में जो नेचुरल गम पाए जाते हैं, उसको भी हम लोग एज अ स्टिफनिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो टेक्सटाइल फिनिशेस जो होती है ना, वो आपकी तीन पर्पज से की जाती है। एक तो पर्पज, किस पर्पज से कर रहे हो, यानी कि आप सिर्फ उसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप इसीलिए भी कर रहे हो, आप किसी काम के लिए कर रहे हो। ब्यूटी बढ़ाने के लिए हो गया कि आपने उसको क्रीज रेजिस्ट बना दिया। ठीक है, या फिर उसमें लस्टर प्रदान कर दिया। तो ये तो एस्थेटिक लुक हो गई, क्योंकि ये आपको एक तरीके से क्या है, ब्यूटी दे रहे हैं। लेकिन फंक्शनिंग की अगर हम लोग बात करें, तो फ्लेम रिटार्डेंट बना दिया हमने,
वाटर रेपलेंट बना दिया। तो फ्लेम रिटार्डेंट में क्या हो जाएगा कि वो आग को नहीं पकड़ेगा। वाटर रेपलेंट में क्या हो जाएगा कि वो जैसे कि आपके रेनकोट होते हैं, तो आपने ये किसी पर्पज से बनाए ना, तो वही चीज रहती है यहाँ पे कि एक होता है एस्थेटिक पर्पज से आप बनाते हो, कपड़े पे फिनिशेस देते हो, और एक फंक्शनिंग पर्पज से आप फिनिशिंग देते हो। फंक्शनिंग में आपका कि किसी कार्य से संबंधित होती है, यानी कि आप ऐसी फिनिशिंग दे रहे हो जो कि आपके काम में महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। और एस्थेटिक फिनिशिंग ऐसी होती है जो कि सिर्फ आपको दिखाना है और कुछ भी नहीं, आपको ब्यूटी प्रोवाइड करे। एस्थेटिक फिनिशिंग को आपको मैकेनिकल फिनिशिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और फंक्शनिंग फिनिशिंग को आपके केमिकल फिनिशिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एस्थेटिक फिनिशिंग में सिर्फ आपकी मशीन के द्वारा, जैसे कि आपका कपड़े पे सिकुड़न है, कॉटन के कपड़े पे बहुत ज्यादा सिलवटे हैं, तो अब आप उस कपड़े को अच्छा बनाने के लिए क्या करोगे, उस पर आयरन कर दोगे। और आयरन आपका क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, राइट। वहीं आपकी फंक्शनिंग फिनिशेज में कि आपको अपना कपड़ा ऐसा बनाना है कि वो आग ना पकड़े, तो उसको फ्लेम रिटार्डेंट बना दोगे। और आग ना पकड़े उसके लिए आप क्या है, केमिकल का इस्तेमाल करोगे। तो इसीलिए आपकी एस्थेटिक फिनिश को मैकेनिकल फिनिश के नाम से भी जाना जाता है, और फंक्शनल फिनिशेज को आपके केमिकल फिनिशेज के नाम से भी जाना जाता है। डन। और जो दूसरी आपकी फिनिशेस होती है वो आपके समय के अनुसार की जाती है, कि यानी कि आप जो फिनिशेस कर रहे हो वो कितने समय तक टिकी रहेगी। तो उसके लिए आप कुछ टेम्परेरी फिनिशेस करते हो जो 1 to 2 वॉश में आपकी हट जाती है, ठीक है। यानी कि आपने मेकअप से समझ लो यार, यहाँ पे मैं मेकअप की कैटेगरी डाल देती हूँ, आप लोग जल्दी समझ जाओगे। देखो, कुछ आपने मेकअप किया, नॉर्मली आप घर पे मेकअप करते हो, ठीक है, आपने डेली रेडी हुए, बस वो मेकअप किया आपने, मेकअप करने के बाद में आप कुछ घंटों बाद देखो आपका वो पूरा का पूरा मेकअप हट जाएगा, ठीक है। सनस्क्रीन जिस तरीके से आप यूज करते हो, 1-2 घंटे बाद सनस्क्रीन क्या है, आपको रीअप्लाई करनी होती है, वो आपकी टेम्परेरी फिनिशेज में आ जाएगा। सेमी परमानेंट में क्या आ जाएगा, यानी कि आपने हल्का सा फाउंडेशन लगा लिया, ठीक है, तो आपने मॉर्निंग में अपना मेकअप किया है तो वो आपके आफ्टरनून तक चल जाएगा, वो सेमी परमानेंट हो गया। डन। परमानेंट क्या हो जाएगा, आपने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, आपने लेजर ट्रीटमेंट करा लिया। डन। तो इसी तरीके से आपका टेक्सटाइल में भी होता है। टेम्परेरी फिनिशेस में क्या हो जाता है कि आपने अपने कपड़े पे आयरन कर लिया, वो टेम्परेरी फिनिशेस हो गया। सेमी परमानेंट में क्या हो जाएगा कि आपने उस पर आयरन भी की, और साथ ही साथ में आपने उसको एकदम प्रॉपर तरीके से पैक करके भी रखा ताकि उसकी सिलवट ना पड़े, प्रॉपर तरीके से उसको वियर भी किया, ठीक है। और परमानेंट फिनिशेस में क्या हो जाएगा कि आपने उस कपड़े की एकदम क्वालिटी ही चेंज कर दी, आपने उसकी पूरी रूपरेखा ही चेंज कर दी, काया पलट कर दिया, कि आपने उस कपड़े को इस तरीके से बना दिया, उस पर ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कर दिया कि आप चाहे उसको कितना भी आप फोल्ड करो, कितना भी स्ट्रेच करो, उस पर रिंकल्स ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार की भी आपकी फिनिशेस की जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। एक फिनिशेस होती है आपकी पर्पस के बेस पे, और एक होती है ड्यूरेबिलिटी की, यानी कि आप किस कार्य से कर रहे हो, क्या मकसद है आपका, और एक है कितने समय तक ये रहने वाली है। डन। यहां तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ गए हो ना। ठीक है। अब देखो, आपकी जो मैं बता रही थी अलग अलग फिनिशिंग होती है जो आपके कॉटन के कपड़े पे जो की जाती है, ताकि उसकी जो सिलवटें हैं वो ना आए, जो डल उसका स्ट्रक्चर है वो ना दिखाई दे। तो उसके लिए हम लोग मर्चराइजेशन नामक एक आपकी फिनिशेस होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ज्यादा आपके कॉटन के कपड़े पे ही की जाती है। अब इसमें क्या होता है कि ये वाली जो फिनिशेस होती है, यहाँ पे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये आपके कपड़े को चमक प्रदान कर सके और उसको मजबूत बना सके, उसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। और ठीक है, और ये वाली जो फिनिशेस होती है ये ड्यूरेबल फिनिशेस होती है, यानी कि आपने एक बार इसको फिनिश कर दिया, एक बार आपने केमिकल वगैरह का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, तो जब तक आप इस कपड़े को यूज करोगे तब तक ये आपकी बनी रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ एक बार आपको करनी होती है। वो आपकी मर्चराइजेशन नामक आपकी प्रक्रिया होती है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो आपका डल फैब्रिक जो था उसको एक लस्टर प्रदान करना, चमक प्रदान करना, और जो खुदरा खुदरा जो फाइबर था उसको एकदम स्मूथ बनाना, वो आपकी मर्चराइजेशन नामक प्रक्रिया में किया जाता है, ठीक है। फिर आती है आपकी कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग होता है आपका आयरन करना।
मर्चराइजेशन होता है आपके कपड़े को चमक प्रदान करना, ध्यान रखना। और कैलेंडरिंग होता है आपके कपड़े को आयरन करके तब चमक प्रदान करना। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही आप अपने कपड़े पे आयरन करते हो आपके कपड़े एकदम शाइनी हो जाते हैं, फिर चाहे वो सिल्क हो या कॉटन हो या फिर अदर फैब्रिक्स हो, या फिर आप रेयॉन ले लो, कुछ भी ले लो। हाँ, वस्त्र को चिकना करना, उसको चमक प्रदान करना बेटा। हाँ, आप चिकना करना भी कह सकते हो क्योंकि खुदरा खुदरा सरफेस है तो उसको एकदम स्मूथ करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने कपड़े को आयरन करते हैं। ये जो आयरन होती है ये मशीन के द्वारा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे पास घर में एक कपड़ा है तो उसको हम आयरन कर लेते हैं। लेकिन फैक्ट्रीज में, जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्री होती है, वहां पे बहुत बड़ा लेंदी कपड़ा होता है, तो उसको एक एक पर्सन बैठ के तो आयरन नहीं करेगा। तो उसके लिए आपकी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे मशीन्स में रोल लगे रहते हैं। ठीक है, ये आपका फ्रेम रहता है, यहाँ पे आप अपने कपड़े को पूरा लपेट देते हो। लपेटने के बाद में ये आपका ब्रेक रोल रहता है। ठीक है, ये आपकी मेटल डिटेक्टर लगा रहता है कि आपको सिग्नल देता है किस तरीके से। ये टेंसाइल यूनिट रहते हैं कि आपके कपड़े को कितना आपको टाइट करना है। ठीक है, इससे होता है। एंड देन यहाँ से आपका कपड़ा मूव होते हुए इनके बीच में जैसे ही आपका जाता है ना, हीटिंग साइकिल होती है तो एकदम हीट पड़ती है आपके फैब्रिक पे, और ये काफी ज्यादा प्रेशर के साथ में रहता है। तो जैसे ही यहाँ से वो रोटेट होता है आपके कपड़े पे आयरनिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है और यहाँ से वो प्लीट बनाता चला जाता है आपके कपड़े की। ठीक है, हाँ, अंतिम रूप से चिकना करना। तो ये आपका कैलेंडरिंग का पूरा प्रोसेस रहता है। कैलेंडरिंग में आपकी रॉड्स रहती हैं, रॉड्स कह लो या फिर आप प्लेट्स कह लो, एक तरीके से सीडी टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, उनके बीच में से होते हुए आपका कपड़ा निकलता है। तो एकदम प्रेशर के साथ में और हीट के साथ में वो रहता है और आपका कपड़ा एकदम क्या हो जाता है, आराम से उस पर प्रेस हो जाती है, आयरनिंग हो जाती है। ठीक है, और हिंदी वाले अगर पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं, रोलर्स के जो तापमान और दबाव रहता है उसको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप कॉटन के कपड़े पे अलग प्रकार का टेम्परेचर रखोगे, सिल्क के कपड़े पे आप थोड़ा कम टेम्परेचर रखोगे, तो ये भी कंट्रोल करना रहता है। अदरवाइज आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका कपड़ा जल जाएगा। ठीक है, तो एकदम चिकनी और प्लेन सरफेस बनाने के लिए आपके कैलेंडरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है कि ये एयर और हीट के कांटेक्ट में आता है तो आपके कपड़े को एकदम शाइन प्रोवाइड कर देता है, और जो फाइबर्स हैं वो दूर दूर होते हैं तो वो आपस में सट जाते हैं। ठीक है, फिर आती है आपकी पार्चमेंटाइजिंग या फिर ऑर्गेंडी। इसमें क्या होता है, ये आपकी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक बनाने के लिए यूज किया जाता है, जहां पे आपके एसिड स्टिफनिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। स्टिफनिंग एजेंट मैंने आपको बताया था, स्टिफनिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि आपके कपड़े को कड़क बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ ट्रांसपेरेंट फैब्रिक देखे होंगे, राइट, यानी कि कुछ ऐसे कपड़े देखे होंगे जो एकदम आर पार जिनसे दिखाई देता है लेकिन फिर भी वो कड़क होते हैं। यानी कि आपने ऑर्गेंडी का दुपट्टा देखा होगा, ऑर्गेंडी का आप कपड़ा देखना, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन कड़क होता है। तो उसके लिए आपके एसिड स्टिफनिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बेसिकली ये वाला जो होता है ना, पर्चमेटाइजिंग, ये आपका सेलुलोजिक फाइबर पे ही किया जाता है, यानी कि जो आपके पेड़ से प्राप्त आपको फैब्रिक होते हैं, फिर चाहे वो कॉटन हो गया, जूट हो गया, उन्हीं पे ही आपकी ये वाली फिनिशेस दी जाती है। राइट, ये एकदम लाइट वेट होते हैं। डन, और यहाँ पे H2SO4 के सॉल्यूशन से यहाँ पे इसको गुजारा जाता है, एकदम ट्रांसपेरेंट किया जाता है। डन, और ये जो H2SO4 जो होता है ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि आपका जो फैब्रिक है वो किस प्रकार का है और आप कौन सा एसिड इस्तेमाल कर रहे हो, उसके हिसाब से इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। हाँ, ऑर्गेन्जी का जो कपड़ा होता है। ओके सोनेका जी, ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके से एम्पोज कैलेंडर कॉटन व्हेन ट्रीटेड विद H2SO4 डैमेस्क इफेक्ट, यानी कि डैमेस्क इफेक्ट देने के लिए भी आपके इसका इस्तेमाल किया जाता है H2SO4 का। फिर आता है आपका सैनिटाइजिंग और प्री श्रिंकिंग। नाम से ही आपका ये क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि आपके कपड़े पे जो श्रिंकेज पड़ जाती है, सिलवटें पड़ जाती हैं, उन सिलवटों को कंट्रोल करने के लिए आपकी सैनिटाइजिंग नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, इस फिनिशेस का इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें भी अगेन आपके ड्रम्स होते हैं जो कि हॉट स्टीम के द्वारा फिल होते हैं, यानी कि वहां पे हम लोग कैलेंडरिंग में जो आयरनिंग कर रहे थे वहां पे हमारी रॉड थी, गरम रॉड थी। लेकिन आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना स्टीम आयरन, सुना है नाम, बिग बॉस देखा होगा यार, तो वहां पे बहुत हुई है स्टीम आयरन। ठीक है, तो वही चीज आपकी सेंट्राइजिंग में क्या होती है कि स्टीम आयरन तरीके से की जाती है, जहां पे आपके कपड़े पे जो सिलवटें होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। डन। एक होता है आपका नैपिंग। नैपिंग ये आपकी मशीन से की जाती है, जहां पे हेयरी जो सरफेस होता है, यानी कि आपका जो बूल होता है उसका जो एकदम बड़े बड़े जो फाइबर्स उसमें दिखाई देते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। और ये जो होता है आपके कपड़े को गर्म रखने के लिए, आपने देखा होगा कि आपका जो ब्लैंकेट आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं, ठीक है, और उनपे हल्का सा हेयरी स्ट्रक्चर होता है, तो वो देने के लिए आपकी नैपिंग नामक फिनिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कॉमनली आपके ब्लैंकेट पे की जाती है, स्लीव वेयर पे की जाती है और विंटर क्लॉथिंग पे की जाती है, जो कि एकदम सॉफ्ट स्मूथ लाइट वेटेड होते हैं और फ्लीस टाइप में होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपकी नैपिंग वाली प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अगेन रोलर्स के नीचे से आपके कपड़े को गुजारा जाता है और बालों वाली सतह को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत बड़े बड़े बाल जो होते हैं उनको एकदम सॉफ्ट बनाया जाता है। ठीक है, ये आपकी प्रक्रिया यहाँ पे रहती है। फिर होता है आपका शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, कट द रेज नैप टू यूरिनाइट यूनिफॉर्म। मीन्स कि आपके जो अलग अलग हाइट के जो फाइबर्स हैं उनको एकदम कट डाउन कर दिया जाता है, ताकि वो एक यूनिफॉर्म हाइट में आ जाए और यूनिफॉर्म शेप में आ जाए, वो आपकी शेयरिंग कहलाती है। ठीक है, हाँ, कपड़े पे रुएं उठाए जाते हैं। डन। फिर एक होता है गिगिंग। गिगिंग में क्या होता है, ये आपका रेजिंग प्रोसेस होता है, जो अगेन आपकी वूल फैब्रिक्स पे ही किया जाता है, यानी कि जो अभी मैं बता रही थी ना कि कपड़े पे एक तरीके से रुएं उठाना, वो वाली चीज आपके यहाँ पे होती है। उभरे हुए तंतु दिखाना, आप लोगों ने देखा होगा अगर आप कंबल लोगे, ब्लैंकेट लोगे, तो आप अगर उस पर इस तरीके से हाथ डालोगे तो आपके जो एकदम फाइबर्स हैं वो एकदम ऊपर उठ जाते हैं, फिर आप इस तरीके से करोगे एकदम वो फ्लैट हो जाते हैं। तो वही आपकी प्रोसेस जो रहती है वो आपकी गिगिंग के द्वारा की जाती है, जहाँ पे एकदम अगर आप दूसरे डायरेक्शन में करोगे तो स्मूथ और लस्टर वाला आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा, एंड दूसरा डायरेक्शन कर दोगे, अपोजिट डायरेक्शन कर दोगे तो उठा हुआ आपको फाइबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो चीज की जाती है ये गिगनिंग फिनिशिंग के द्वारा आपकी की जाती है। ठीक है, तो अब अगर आप अपने कंबल पे हाथ अगर फिराओ तो उठा हुआ इस पे सरफेस आ जाए तो समझ जाना कि वो गिगनिंग प्रोसेस द्वारा किया गया है। फिर आपकी देखो अभी तक ये जो थी ना ये सारी की सारी आपकी एस्थेटिक फिनिशेस थी, आप लोगों ने देखा होगा ना कि मैंने वहां पे कुछ भी नहीं बोला कि ये चीज, मैंने सिर्फ वहां पे हर एक क्या इस्तेमाल किया कि चमक प्रदान की गई है, तो बस वो क्या था कि आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए वो सारी की सारी फिनिशेस का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब जो फिनिशेस का इस्तेमाल किया जा रहा है ये किसी ना किसी पर्पज से की जा रही है, यानी कि कुछ ना कुछ आपका काम कर रही है, वो सिर्फ आपकी ब्यूटी बढ़ाने का काम कर रही थी लेकिन ये एक्चुअल में काम करेंगी। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वाटर रेपेलेंसी। वाटर रेपेलेंसी में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसी फिनिशेस दी जाती है कि आपका कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब ही ना कर पाए। जो कपड़ा आपने बनाया है उसके अंदर अगर पानी भी पड़े तो वो पानी उसकी सरफेस पे ही रहे, कपड़ा उस पानी को एब्जॉर्ब ना करे, इस तरीके से फिनिशेस दी जाती है जो कि आपकी वाटर रेपेलेंसी की जाती है। ऐसा करने के लिए इसमें पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा पैराफिन वैक्स का हम लोगों ने डाइंग के प्रोसेस में भी इस्तेमाल किया था, राइट। तो आपके कपड़े को वाटर रेपेलेंट बनाने के लिए फिर चाहे वो आपका अम्ब्रेला हो गया, रेनकोट हो गया, तो वो आप लोगों ने देखा होगा कि उन पे पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है, कपड़े में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। तो उसके लिए वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आपके केमिकल का इस्तेमाल किया होता है, पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया गया होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके कपड़े पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है। यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा कपड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपकी वाटर देखो ऊपर ही ऊपर है, यहाँ अंदर एब्जॉर्ब नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है, पैराफिन बैग्स को आपके एल्यूमिनियम और क्लोराइड सॉल्ट के साथ में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पायरिडेनियम सॉल्ट के साथ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिलिकॉन रेजिन के साथ में भी आप इसको रिएक्ट करा सकते हो, और फ्लोरोकार्बन इमल्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपका जो कपड़ा है
वो एकदम वाटर रेपेलेंट बन जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी पानी एब्जॉर्ब ना हो, पानी प्रवेश ना करे। और ये जो वाटर रेपेलेंट जो आपके बनाए जाते हैं, या तो आपके नायलॉन के फैब्रिक जो होते हैं उनके लिए उन पे इस्तेमाल किया जाता है इस वाली फिनिश को, या फिर आपके पॉलिएस्टर जो होते हैं उन पे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ना नायलॉन और पॉलिएस्टर के, ये आपके पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं। पॉलिएस्टर का कपड़ा तो बिल्कुल ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके इन कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तभी आपने कभी रेनकोट अगर वियर किया हो, तो आपको रेनकोट पहनने के बाद में भी ना ठंड नहीं लगती है, हल्का सा गर्म आपका शरीर रहता है, बरसात में भी पानी पड़ रहा होता है फिर भी, है ना। और दूसरी चीज, पानी को तो बिल्कुल एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। तो वो इसीलिए यहाँ पे आपके नायलॉन और पॉलिएस्टर के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप कॉटन के कपड़े को इस्तेमाल कर लोगे और बरसात में पहन के चले गए, तो भैया पूरे के पूरे भीग कर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि कॉटन जो होता है वो अच्छा खासा वाटर एब्जॉर्बेंट होता है, वो पानी को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन पॉलिएस्टर और नायलॉन है ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। फिर आता है आपका फ्लेम रिटार्डेंट फिनिशिंग। फ्लेम रिटार्डेंट फिनिशिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो कपड़े को फिनिशेस दी जाती है, सरफेस को जो फिनिशेस दी जाती है, वो फिनिशेस आपकी आग को ना पकड़े, आग को रोकने के लिए फिनिशेस दी जाती है। ये आपकी ड्यूरेबल फिनिश होती है, यानी कि एक बार कर दिया फिर आपको बार बार इसको करने की जरूरत नहीं होती है। इस फिनिशेस को करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? आपका फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूलोजन और इनका कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करते हो अपनी कपड़े को फ्लेम रिटार्डेंट फिनिशिंग देने के लिए। ठीक है, फ्लेम रिटार्डेंट जो होती है यहाँ पे केमिकल जो आप अप्लाई करते हो, ये ऑब्वियसली बात है कि कट डाउन, यानी आपने फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया, नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, ह्यूलोजन का इस्तेमाल किया, तो इन सब का जब आप इस्तेमाल करते हो ना, तो इनका इस्तेमाल करने से क्या हो जाता है कि आपका जो कपड़ा होता है वो ऑक्सीजन को नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं आती है, उस वजह से क्या होता है कि आपका कपड़ा है वो आग नहीं पकड़ता है। आपने कभी देखा होगा अगर आग भी जलती है तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद में तब जाके आग जलती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन केमिकल का इस्तेमाल करके आपके कपड़े पे ऑक्सीजन का जो एक तरीके से सप्लाई होता है उसको ही पूरी तरीके से कट डाउन कर देते हैं। तो अब ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं होगी आपके कपड़े में, तो वहां पे कोई चांसेस ये नहीं है कि वहां पे आपकी आग भी लग जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए अगेन आपके वैक्स एंड सॉल्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। यानी कि आपको जो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन इन सब का आप इस्तेमाल कर रहे थे, इनके अलावा आप वैक्स और सॉल्ट सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल करते हो, ताकि आपके कपड़े को एकदम फ्लेम रिटार्डेंट बना दिया जाए। ठीक है, एक होते हैं आपके मूथ कंट्रोल फिनिशिंग। मूथ कंट्रोल फिनिशिंग आप नाम से ही समझ रहे हो कि आपके कपड़े में एक तरीके से जो फंगस लग जाती है उसको रोकने के लिए, यानी कि जो कीड़े जो लग जाते हैं उनको रोकने के लिए आपकी फिनिशेस दी जाती है। और ये जो फिनिशेस ये दी जाती है, या तो वूल वाले जो आपके फैब्रिक होते हैं उन पे दी जाती है, या फिर वूल से जो बने फैब्रिक होते हैं उन पे दी जाती है। क्यों? क्योंकि आपका ये एक तरीके से प्रोटीनिक होता है, और अगर आप कभी देखोगे नॉर्मली आप प्रोटीन को रख दोगे तो उस पर तुरंत कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो सेम आपके प्रोटीनिक फाइबर के साथ में भी होता है, अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ दोगे तो वहां पे कीड़े अटैक करना शुरू हो जाएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग स्मूथ कंट्रोल फिनिशिंग करते हैं। ये सेमी ड्यूरेबल फिनिशेस होती है, यानी कि अगर आप उसको लॉन्ड्रिंग करोगे, यानी कि 15 से 20 बार तक आप इसको यूज कर सकते हो, उसके बाद में ये खत्म हो जाती है, उसको आपको अगेन इसको फिनिशेस देना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपकी नेफ्थलीन जो बॉल्स होती हैं या फिर पैरा डिक्लोरा बेंजीन होता है, इनका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने बरसात के मौसम में देखा होगा, सर्दियों के मौसम में देखा होगा, आप अपने कपड़ों के बीच में जो वाइट वाइट कलर की आपकी जो बॉल्स आती है ना, देखा होगा आपने, उनको आप रख देते हो, वो आपकी नेफ्थलीन बॉल्स कहलाती हैं। उनको रखने से आपने देखा होगा कि कीड़े नहीं लगते हैं, आपके कपड़े खराब नहीं होते हैं, जंग नहीं लगती है, दीमक नहीं लगती है, राइट। तो वो आपकी मूड कंट्रोल करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप बॉल्स इस्तेमाल करने के अलावा आप सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सॉल्वेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपका रहता है ड्यूक्लोरा बेंजीन का, या फिर आपका रह सकता है सल्फोमेथिलेमेट, या फिर आपका रह सकता है डिक्लोरो टेरिक्लोरो एथलीन। ठीक है, इन सॉल्यूशंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपके कपड़े पे किसी भी प्रकार का कोई भी कीड़ा ना आए। डन। फिर आपकी रहती है एंटी माइक्रोबल फिनिशेस। एंटी माइक्रोबल फिनिशेस में ये रहता है कि आपके कपड़े पे किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया ना आए, बदबू ना आए।
उसके लिए एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके बैक्टीरिया और जर्म्स जो ग्रोथ कर जाते हैं उनको ग्रोथ नहीं होने देता है, उनको डैमेज कर देता है वहीं के वहीं। ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी, अगर आप उनको वियर करो तो आपको कुछ भी इन्फेक्शन ना हो, कोई भी इंजरी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए आपके एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस जो होती है, ये आपके बॉडी गारमेंट जो होते हैं ना, अंडर गारमेंट जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, जॉगिंग के लिए इस्तेमाल, जॉगिंग वाले जो गारमेंट होते हैं उनके लिए, एक्सरसाइज क्लॉथिंग के लिए, स्पोर्ट्स वियर के लिए, शू लाइनिंग के लिए, हॉस्पिटल लिनन एंड कारपेट के लिए, इनके लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये जितने भी आपने यहाँ पे फैब्रिक के नाम देखे, ये सारे के सारे फैब्रिक ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी गंदगी से रिलेटेड रहते हैं। जहाँ पे आप इनको वियर करोगे तो हाई चांसेस रहते हैं कि आपका बैक्टीरिया आ जाए, फंगस आ जाए, फंगस नहीं मतलब जम्स आ जाए। ठीक है, क्योंकि आप कारपेट देखो, कारपेट क्या है, आपका बाहर बिछा रहता है, तो उसमें जो डस्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो जब अगर गंदगी वहां रहेगी तो ऑब्वियसली बात है कि उससे इंसान बीमार हो जाएगा। आप गंदे कपड़े आप नहीं पहन सकते हो, आप 1 महीने तक आप एक ही कपड़ा नहीं पहन सकते हो। क्यों? क्योंकि वो गंदा हो जाता है। ठीक है, तो उसी चीज को रोकने के लिए, ताकि आप बीमार ना पड़ो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, बैक्टीरिया ना आए, उन चीजों को रोकने के लिए, उनको वहां पे बंद करने के लिए, मारने के लिए आपकी एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस का इस्तेमाल किया जाता है। आप अंडर गारमेंट्स देखो, अंडर गारमेंट्स को अगर आप 3-4 बार वही वियर कर लो तो आपको रैशेज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, तो वो यही कारण रहता है। तो इन सब से बचने के लिए आपकी एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस का इस्तेमाल किया जाता है। जॉगिंग और एक्सरसाइजिंग क्लॉथिंग में क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब आप जॉगिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपको स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग एक तरीके से आपका जर्म्स की ही कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो उन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके इन फिनिशेस का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, बदबू आने लगती है, गंदगी आने लगती है, तो ये सारी चीजें ना हो इसीलिए आपके एंटी इस फिनिशेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो केमिकल जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो केमिकल आपका रहता है क्वेटनरी अमोनियम कंपाउंड रहता है। ठीक है, और दूसरा जो आपका रहता है जर्कोनियम पेरोक्साइड एंड सोडियम हेलेनियम। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन केमिकल का इस्तेमाल करते हैं आपके इन गारमेंट्स पे फिनिशेस देने के लिए। और फिनिशेस कौन सी दी जाती है? एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस दी जाती है। फिर आती है आपकी इलास्ट्रोमेट्रिक फिनिशेस। इलास्ट्रोमेट्रिक फिनिश क्या होती है? ऑब्वियसली बात है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इलास्ट्रो मतलब खींचना उसको। तो आपके फैब्रिक पे स्ट्रेच और इलास्टिक फिनिशेस देने के लिए आपके इलास्ट्रोमेट्रिक फिनिशेस का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे क्या किया जाता है कि आपके जो नाइट वियर होते हैं ना, आपने देखा होगा जो नाइट के आपके जो कपड़े होते हैं, आप उनको कितना कंफर्टेबली वियर कर लेते हो, वो एकदम स्ट्रेच हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेच वाली जो प्रॉपर्टी देने के लिए आपके इलास्ट्रोमेट्रिक फिनिशेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर आता है आपका क्रीज रेजिस्ट। क्रीज रेजिस्ट में क्या करते हैं, ये सेल्यूलोजिक फाइबर पे की जाती है। और क्रीज रेजिस्ट जो होता है, जो आपके कपड़े पे रिंकल सिलवटें जो आसानी से पड़ जाती हैं, वो सिलवटें ना पड़े उसके लिए आपका क्रीज रेजिस्ट वाली फिनिशेस दी जाती है, जो कि यूजली कॉटन, लिनन और रेयन के कपड़े पे दी जाती है, क्योंकि यही फैब्रिक है जिन पे आप तुरंत सिलवटें पड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका चार्ट लगा दिया है कि सबसे पहले आपके पास में रॉ फाइबर आया, फाइबर से आपने स्पिनिंग की सहायता से आपने यार्न बनाया, यार्न बनाने के बाद में आपने फैब्रिक बनाया, उस फैब्रिक की आपने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद में उसके पैटर्न किया, कटिंग की, कटिंग करने के बाद में उसमें आपने फिनिशेस दिया। ठीक है, फिनिशेस में आपने डाई करी, प्रिंटिंग करी, जो भी किया, उसके बाद में आप अपने कपड़े को स्विंग कर देते हो। स्विंग करने के बाद में आपको फिनिशेस प्रोडक्ट मिल जाता है, और प्रोडक्ट मिलने के बाद आप उसको चेक करते हो कि प्रोडक्ट सही बना है या नहीं बना है। एंड देन आप उसकी आयरनिंग और पैकेजिंग करने के बाद में एट लास्ट आपके कस्टमर के पास में, वो एंड यूजर के पास में वो पहुंच जाता है। ठीक है, ये पूरा आपका प्रोसीजर रहता है। देखो अभी ये वाली जो बताई थी ना, इलास्ट्रोमेट्रिक फिनिश और क्रीज रेजिस्ट, ये तो आपकी टेक्सचर वो है, टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, ये आपकी टर्मिनोलॉजी है। और जो इसके पहले ये जो बताई थी, ये सारी की सारी आपकी फिनिशेस है। ठीक है,
और यहाँ ही आपका चार्ट दे दिया है कि किस तरीके से आपके पास में तंतु से लेके किस तरीके से आपके पास कस्टमर के पास में कपड़ा पहुंचता है, किस किस प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ता है, उसके लिए आपका चार्ट लगा दिया है एज अ रिवीजन। फॉर योर रिवीजन ये चार्ट आप याद कर सकते हो या फिर आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं रहा आपको? तो ये पढ़ लेना। और मैं आपको कुछ स्टिचेस और बता देती हूँ, क्योंकि कल हम लोग अपनी जो क्लास में एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं उसके बाद में आपकी जो 3rd यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। बट बिफोर एम्ब्रॉयडरी मैं आपको स्टिचेस बता देती हूँ, क्योंकि वहां पे वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो, क्योंकि हमने अपने कपड़े पे क्या है, ये चार्ट यहां से स्टार्ट है आपके पास। आप सबसे पहले क्या करते हो, टेक्सटाइल में हमने सबसे पहली क्लास क्या पढ़ी थी, फाइबर ही तो लिया था हमने, तंतु ही तो प्राप्त किए थे पेड़ों से और एनिमल से। तंतु ही तो हमें मिला था, तंतु मिलने के बाद में हमने यार्न लिया था। यानी कि एक तरीके से आप ये समझ लो, जो भी हमने क्लास पढ़ी है ना, उस पूरी क्लास का ये पूरा प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप। चलो लिख देती हूँ, ये आपका 1 हो गया, ये 2, 3, एंड देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड देन 13। ये आपका पूरा प्रोसीजर है। आप इसको पढ़ते चले जाओगे ना, अपने आप बेटा रिकनेक्ट कर जाओगे। और यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए एरो भी दिए गए हैं, आप जैसे जैसे इनको फॉलो करोगे आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, नंबरिंग भी कर दिया, हालांकि नंबरिंग की जरूरत नहीं थी, यहाँ एरो दिए हुए हैं। और आप इतने मैच्योर हो बेटा, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो चीजें आपको समझ में आती हैं। ये कुछ भी नहीं है, बस जो आपने पढ़ा है ना वही सारी चीजें आपके एक वर्ड में डाल दी गई हैं, ताकि आप चीजें भूलो ना, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टिचेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं क्लास लीव कर दूंगी। तो हम लोग अपनी क्लास, कल की क्लास में ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपकी अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी कलाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, वो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन वो आपको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आपकी स्टिचेस की जाती हैं, कौन कौन सी आपकी सिलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो देखो, आपकी ये जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी जो की जाती है ना, कढ़ाई जो की जाती है, यूजुअली हाथों से ही की जाती है। तो हाथों से की जाती है, तो उसके लिए हम किसी ना किसी प्रकार के टांके का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं। तो कौन कौन से टांके होते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग एम्ब्रॉयडरी वाली क्लासेस करेंगे ना, तो वहां पे टांके आपको देखने को मिलेंगे। तब आप मुझसे बार बार पूछोगे मैम ये कौन सा होता है, ये क्या होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा आज बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके टांगे जो रहते हैं ना, एक दो प्रकार के आपके टांगे रहते हैं। एक तो रहते हैं फ्लैट स्टिच, यानी कि एकदम सपाट रहता है। ठीक है, एकदम फ्लैट रहेगा वो, यानी कि आप ऐसे टांके लगाते हो, आप उनको टच करोगे ना तो उसमें कुछ भी उभरा हुआ आपको स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। वो आपके फ्लैट स्टिचेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये ऐसे स्टिच होते हैं जो कि आपके 100 थ्रेड के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या लिखा है, इट इज अ ग्रुप ऑफ टाइप ऑफ सिंपल एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस इन विच स्टिचेस आर मेड विदाउट 100 इन द थ्रेड आर कॉल्ड स्ट्रेट स्टिच। यानी कि अगर आप इनके एक दो टांके भी लगाओगे ना, तो भी वो आपकी फ्लैट स्टिच कहलाएगी। यानी कि देखो, इस तरीके से सादा आप टांका जो लगाते हो ना, वो आपकी फ्लैट स्टिच की कैटेगरी में ही आता है। अब ये फ्लैट स्टिचेस कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली होती है आपकी रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच में आपका क्या आ जाता है, नॉर्मल जो आप सादा टांका करते चले जाते हो ना, यानी कि आपने एक टांका लिया, हल्का सा गैप, फिर टांका लिया, फिर हल्का सा गैप, टांका लिया, हल्का सा गैप, ये आपकी रनिंग स्टिच कहलाती है, जो कि एक सीधी लाइन में करते चले जाते हो आप। सीधी लाइन में या कर्व लाइन में, यानी कि आप सेम यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करते हो। यानी कि जितना आपने टांका यहाँ लिया है, उतना गैप छोड़ने के बाद में आप यहाँ लोगे, फिर अगेन आप लोगे, एंड देन अगेन। यानी कि आप इससे, ये सिंपल फॉर्म होता है। आपको अगर किसी को सिलाई भी सिखानी है, तो ये सबसे पहला टांका आप यही सिखाते हो। ठीक है, और ये वाला जो टांका होता है, ये आपका
छोटे छोटे टांके लगाए जाते हैं और इवनली लगाए जाते हैं। इवनली का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पहला जितना टांका लिया है, दूसरा टांका भी आप उतना ही बड़ा लोगे, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। जितना आपने पहला टांका लिया है, दूसरा भी आपका सेम साइज का ही रहेगा। ठीक है। ये वाला जो टांका होता है, इससे आप या तो स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, कर्व डिजाइन बना सकते हो, या फिर आप पेटल्स बना सकते हो, फ्लावर बना सकते हो, लेटर्स लिख सकते हो, कुछ भी ज्योमेट्रिक लाइन, कुछ भी अगर आपको ड्रॉ करना है तो वो आप रनिंग स्टेजेस के द्वारा बना सकते हो, क्योंकि ये सबसे इजी होती है और इसको करना भी सबसे ज्यादा आसान होता है। और सबसे बड़ी बात, इसको याद करने में कोई ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं होती है, सीखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। जिस किसी इंसान को सिलाई करना भी नहीं आता होगा ना, तो वो ये वाली सिलाई भी कर सकता है। दूसरी फिर आपकी रहती है बैक स्टिच। बैक स्टिच ये आपके डेकोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जो रनिंग स्टिच थी ना, उसमें जरूरी नहीं था कि पीछे आपकी सेम लाइन आए। पीछे आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ सकती है, लेकिन फ्रंट पे आपकी एकदम सीधी लाइन रहती है, यूनिफॉर्म में रहती है। लेकिन बैक स्टेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसी आपकी आगे है वैसा ही आपका पीछे भी आपको लाइन देखने को मिलती है, वो बैक स्टेज में रहता है। और बैक स्टेज में ना आपकी गैपिंग नहीं रहती है बिल्कुल भी। जैसे आप ये गैपिंग देख रहे हो ना, रनिंग स्टेज में आपने ये गैपिंग देखी थी, गैपिंग थी, लेकिन बैक स्टेज में आपकी ये कुछ भी स्पेस नहीं रहता है। ठीक है। ये काफी अच्छी स्टिच मानी जाती है आपकी फिनिश करने के लिए, आपकी आउटलाइंस बनाने के लिए, हैंड एम्ब्रॉयडरी में। ठीक है। इसको बैक से लिया जाता है, यानी कि ये वाली जो स्टिच की जाती है ना, रनिंग स्टिच में क्या करते हैं हम लोग, आगे से निडल ले लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग बैक से निडल लेते हैं। कपड़े की जो बैक साइड होती है, वहां से हम निडल इंसर्ट करते हैं, इसीलिए इसको बैक स्टिच के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपकी रहती है स्टेम स्टिच। स्टेम स्टिच में क्या होती है, इसमें आप अगेन क्या करते हो, ऑब्लिक यानी कि डायगनल, जो आप एक तरीके से तुरपन बोलते हो ना, वो वाली यहाँ पे स्टिचिंग आपकी रहती है। यहाँ पे हम लोग जो निडल जो रहती है, जो हम लोग टाँका जो डालते हैं, वो डायगनल फॉर्म में डालते हैं। ऑब्लिक जिस तरीके से आपका ऑब्लिक होता है ना, इस तरीके से, इस फॉर्म में इस वाली स्टिच को किया जाता है। ठीक है। टूवर्ड्स द बैक साइड ऑफ फैब्रिक, तुरपन जिस तरीके से आप एक तरीके से करते हो ना तुरपन करने के लिए, वो आपकी बैक स्टिच, आप स्टेम स्टिच आपकी कहलाती है, एक तरीके से कपड़े को मजबूताई प्रदान करने के लिए। फिर आपकी रहती है क्रॉस स्टिच। क्रॉस स्टिच नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि आप इमेज में भी देख सकते हो कि एक दूसरे धागे को ये क्रॉस करते चले जाते हैं। ठीक है। इस तरीके की ये स्टिच की जाती है। ये वाली जो क्रॉस स्टिचिंग ये होती है, ये डायगनल स्टिच की कैटेगरी में आपकी आती है, यानी कि एक डायगनल आपने इस तरीके से लिया, दूसरा डायगनल इस तरीके से, एंड देन अगेन इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से। इस तरीके से आप ये डायगनल स्टिच करते चले जाते हो। ठीक है। इसमें आपका क्या है, राइट एंगल बनता चला जाता है। जैसे ही आपका धागा एक दूसरे को क्रॉस करता है, आपका राइट एंगल बन जाता है। ठीक है। ये वाली जो क्रॉस स्टिच जो की जाती है, ये यूजली जो आपका बना बनाया कपड़ा होता है ना, उस पे की जाती है। मैटी, गिनगम, केशमेंट, खादी कपड़ों पे, जूट के पे, इन सब कपड़ों पे आपकी क्रॉस स्टिच ही की जाती है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एक तरीके से इंटरलॉकिंग वाले में आप देख लेते हो ना, वहां पे। डन। फिर आपकी आती है लूप स्टिच। लूप स्टिच में क्या होता है, ये एम्ब्रॉयडरी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। यहाँ पे क्या रहता है, हम जो धागे के इस तरीके से लूप बनाते चले जाते हैं, ऐसे इस तरीके से लूप बनते चले जाते हैं। अब ये जो लूप स्टिच जो होती है ना, ये उभरी हुई होती है, ये याद रखना। अभी तक हमने वो सारी की सारी फ्लैट स्टिच ही पड़ी थी, यानी कि अगर आप उनको टच करोगे ना, तो आपको एकदम फ्लैट सरफेस दिखाई देगा। लेकिन लूप स्टिचेस में क्या होता है, आप इनको जैसे ही टच करोगे ना, उभरा हुआ आपको स्ट्रक्चर फील होगा। डन। तो इसमें लूप स्टिच में सबसे पहले आ जाती है चेन स्टिच। चेन स्टिच आपकी एम्ब्रॉयडरी में ही की जाती है। यहाँ पे आपका क्या किया जाता है, फ्रंट साइड से और बैक साइड से आपका स्टिच को सिक्योर कर दिया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो ना, यहाँ से आपका धागा लिया गया, सुई निकाली गई। अब ये देखो, ये निकाला गया, अब फिर अगेन यहाँ से आपका दूसरा धागा स्टार्ट किया गया, यानी कि हम क्या है, यहाँ पे लूप बनाते चले जा रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए लूप बनते चले जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये आपकी चेन स्टिच कहलाती है, जो कि एम्ब्रॉयडरी में आपके पैटर्न स्टेम जो होती है ना,
यानी कि अगर आप कोई भी फ्लावर बना रहे हो तो उसकी डंडी बनाने के लिए आप चेन स्टिच का ही इस्तेमाल करते हो। फिर आते हैं आपकी लेजी स्टिच। लेजी स्टिच आपकी एक तरीके से चेन स्टिच की ही तरह आप इसको मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे चेन स्टिच में हम लोग क्या कर रहे थे, टाइट टाइट हम लोग स्टिचिंग कर रहे थे और एक दूसरे से कनेक्टेड कर रहे थे। लेकिन लेजी स्टिच में क्या करते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी इस तरीके से हम लोग बनाते चले जाते हैं फ्लावर के टाइप में। ये एकदम बहुत लूज लूज रहता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, ये जो स्टेज होती है इस यूजली आपके छोटे छोटे पेटल्स बनाने के लिए और लीव्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस वाली स्टेज को, यानी कि जो एंड में यहाँ पे हम लोग लूप बनाते हैं। चेन स्टेज में हम लोग स्टार्टिंग में ही बना रहे थे, छोटे छोटे बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े रहते हैं और एंड में हम लोग डेजी पेटल की तरह इसका लुक देते हैं और एंड में लुक क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक तरीके से चेन स्टिच का ही पार्ट रहता है, बस उसमें छोटा छोटा रहता है, यहाँ पे बड़ा बड़ा हम लोग स्टिच मारते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पेटल्स बनाने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, लीव्स बनाने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। एक होती है आपकी ब्लैंकेट स्टिच। ब्लैंकेट स्टिच नाम से ही क्लियर है, ये आपके ब्लैंकेट पे ही की जाती है। इसको बटन होल स्टिच की ही तरह ये होती है, जो कि आपके ब्लैंकेट के एजेस पे की जाती है, किनारे पे की जाती है, ताकि उसको सिक्योर किया जा सके, उनकी सिलाई ना हटे। ठीक है, वो आपकी ब्लैंकेट स्टिच कहलाती है। और ये आपकी एकदम स्ट्रेट की जाती है, स्ट्रेट भी आप इसको कर सकते हो या फिर डायगनल भी इसको कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये आपकी एकदम स्ट्रेट है, ये देखो एकदम स्ट्रेट है ये आपकी ब्लैंकेट स्टिच होती है, जो कि आपकी एकदम सिर्फ ये ब्लैंकेट है और यहाँ पे की जाएगी एकदम इस तरीके से। सॉरी गलत हो गया, ये आपकी रहती है इस तरीके से की जाती है आपकी ये। ठीक है, फिर होती है आपकी बटन होल स्टिच। बटन होल स्टिच जो होती है, जो यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी ड्रेसेस में मिरर लगे रहते हैं। ठीक है, उसके लिए आपका बटन होल स्टिचेस का इस्तेमाल किया जाता है। देखो इस तरीके से आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे बीच में आप मिरर लगा दो। और बटन होल स्टिच आपकी ब्लैंकेट स्टिच से क्यों अलग रहती है, क्योंकि यहाँ पे ना आपके लूप बनाने के बाद में तब ये स्टिच की जाती है। लूप बनाया एंड देन तब स्टिच की, लूप बनाया तब ये टांका लगाया, तो इस तरीके से आपकी की जाती है। लेकिन ब्लैंकेट में आप लोग देख रहे थे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी लूप नहीं बनाया था, डायरेक्टली हम इसको करते चले जा रहे थे। लेकिन बटन होल में लूप बनाते हैं, उसके बाद में ये फिर स्टिच करते चले जाते हैं। ठीक है, ये जो होती है अगेन आपकी आउटलाइन क्रिएट करने के लिए की जाती है, ये भी आपके किनारों पे ही की जाती है। और साथ ही साथ आपके मिरर अटैच करने के लिए भी आपकी बटन होल स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसमें ज्यादातर आपकी फ्लोरल डिजाइन बनाई जाती है, फूलों वाली डिजाइन बनाई जाती है। फिर आती है आपकी बुलियन स्टेज। बुलियन स्टेज आपकी क्या रहती है, उभरी हुई रहती है, जो कि आपके रोज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरीके से आपके हुक लगाने के लिए कांच बनाया जाता है ना, सेम वैसी ही ये होती है। ये काफी ज्यादा हैवी ट्विस्टेड वाली होती है। यहाँ पे क्या करते हैं कि सुई ली, उसमें धागा लिया, उसमें धागे को लपेटा, लपेटने के बाद में इकट्ठा कर देते हैं उसको एकदम, वो आपकी बुलियन स्टिच के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे उभरा हुआ स्ट्रक्चर देने के लिए, एकदम रियल इफेक्ट देने के लिए आपकी बुलियन स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यूजुअली आपके रोजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, हाँ बनाती थी ना ये, तो वही सारे ये टांके हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ फ्लैट टांके होते हैं, जिनको आप बनाओगे ना तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, एकदम ऐसा लगेगा कि ये कपड़े में ही मिले हुए हैं। और दूसरे आपके होते हैं लूप स्टिच। लूप स्टिच ऐसे होते हैं, अगर आप उनको टच करोगे ना तो लगेगा कि कुछ उभरा उभरा सा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, अब पढ़ रहे हो ना, अब तो इंटरेस्ट आ रहा है ना, अब सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हर चीज एक टाइम से अच्छी लगती है, बस अब पढ़ो, अब एकदम फुल इंटरेस्ट के साथ में पढ़ो। मुझे तो पता है, ये पर्सनली मुझे बुलिन स्टिच बहुत मस्त लगती है। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस आपने निडल निकाली, उसके ऊपर धागा बस इस तरीके से फोल्ड किया, बस स्ट्रेट, खत्म कहानी। सबसे बेस्ट लगती है ये, और बहुत अच्छी से डिजाइन निकल के आती है। ठीक है, तो ये कुछ स्टिचेस थी, इसके अलावा मैंने ये चार्ट भी लगा दिया, अगर आपको देखना हो तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट स्टिच रहती है, ये क्रॉस स्टिच रहती है, ये चेन स्टिच रहती है, आप इनको देख सकते हो, जिग जैग स्टिच रहती है। ठीक है,
और बाकी की ये स्टिचेस आपकी किस किस कढ़ाई में कहाँ कहाँ यूज होती हैं, ये हम लोग अपनी कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आप लोग लीव कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। एंड आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, कोई भी डाउट एंड क्वेरी नहीं होगी। अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो कल हम लोग ये करने वाले हैं एम्ब्रॉयडरी। डन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखो प्लीज। एग्जाम अब नजदीक आने वाला है। बाय बाय।